तो सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के किसान संवाद के इस प्रोग्राम में। और आज भी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम सभी किसान साथियों के साथ चर्चा करना चाहते हैं। और तन्मय जी ने कुछ सवाल रखे हुए हैं और विषय जो है हमारा कि मिट्टी में कार्बन की आवश्यकता, जो हमारी खेती है उसमें कार्बन की आवश्यकता क्यों है और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा कार्बन क्यों कम हुआ है। इन सब प्रमुख बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके बाद कुछ चीजें हम शेयर करेंगे कि हम मिट्टी में कार्बन कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके फिर सवाल रहेंगे कार्बन को लेकर या कोई भी आपकी फसलों को लेकर, उसको लेकर भी हम फिर उन सवालों का एक एक करके जवाब देंगे। तो आज के किसान संवाद हम शुरू करते हैं। तो तन्मय जी, आप बताएं कार्बन को लेकर आपके मन में, जैसे कि किसान साथियों के मन में जो कॉमन सवाल हो सकते हैं जिसकी हम एक लिस्ट तैयार करते हैं और तन्मय जी एक सवाल करेगी, उसको लेकर हम फिर बात करेंगे। जी, पहले हम कुछ सवाल पूछेंगे जितेंद्र जी से, देन आप लोग अपना सवाल रख सकते हैं। तो पहला जो सवाल मैं जितेंद्र जी से पूछना चाहूंगी वो है, मिट्टी के लिए कार्बन जरूरी क्यों है? जी बिल्कुल तन्मय जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और सीधा सीधा आप ये मान के चले कि इस सृष्टि में जो भी निर्माण हुआ है ना, उसमें कार्बन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप ये मान लीजिए कि आप ऐसे जितने भी हम खेती में जो प्लांटेशन देखते हैं या मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है वह सभी कार्बन की ही संरचना है। और आखिरी में इन सबका विलय भी एज ए कार्बन के रूप में हो जाना है, डिकम्पोज होके। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है नेचर की। कोई भी प्लांट अगर जब बड़ा होता है तो उसको सबसे ज्यादा मात्रा में लगने वाला पोषक तत्व जो है वह कार्बन है। कार्बन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बिना मानव जीवन, इस सृष्टि का निर्माण कुछ भी संभव नहीं है। तो ये कार्बन बहुत ही जरूरी है। मित्र बैक्टीरिया जो होते हैं उनको सक्षम बनाने में, उनको शक्ति प्रदान करने में, इसके अलावा जितनी भी प्रक्रिया जो खेती में होती है वह कार्बन के बिना असंभव है। जहाँ कार्बन नहीं होगा वहाँ मिट्टी बंजर होने वाली है और वहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये कार्बन इसलिए जरूरी है। अगला सवाल रखें मैम। हाँ, दूसरा सवाल जो है, कार्बन मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कैसे बढ़ाता है? अ, देखिए कार्बन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आप तो सीधा एक सिंपल सा ये लॉजिक समझ लीजिए कि इंसान जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इतनी मात्रा में जब जीव जंतु ऑक्सीजन लेंगे तो उतनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है और उतनी मात्रा में कार्बन को ग्रहण करने के लिए किसी न किसी बेस की, किसी न किसी स्ट्रक्चर की, किसी न किसी माध्यम की जरूरत है। तो पेड़ पौधे और सृष्टि इसमें बीच में सहायता करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ पौधे उन्हें ग्रहण करते हैं। ठीक है, केवल गाय गाय ही एक ऐसा जीव है सृष्टि में जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, केवल गाय। तो इसलिए गौ माता को खेती में, मानव शरीर के दैनिक जीवन में, मानव शरीर की लाइफ स्टाइल में गाय का बहुत महत्व है। इसलिए ही गाय को महत्वपूर्ण घटक माना गया है किसी भी प्रकार की खेती को सफल बनाने में, सक्षम बनाने में। अगला सवाल रखें तन्मय जी। जी, क्या कंपोस्ट और जैविक खाद से मिट्टी का कार्बन बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कंपोस्ट खाद, अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट खाद अगर हम तैयार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने केवल गोबर के कूड़े का ढेर लगा दिया
और अब हमने उसको ठीक है रोड किनारे पटक दिया है, और अब हम सोच रहे हैं ये 6 महीने, 4-6 महीने तक पड़ा रहेगा, इसको उठा के हम सीधा खेती में डाल दें। ऐसा नहीं करना है। कोई भी कंपोस्ट खाद को प्रॉपर तरीके से आपको तैयार करना है तो आपको उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपकी खेती में, आपकी मिट्टी के सुधार में, आपकी मिट्टी में रहने वाले मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी को डेवलप करने में मदद करता है। कोई भी गोबर हमें डायरेक्ट नहीं डालना होता है। कोई भी कंपोस्ट खाद को तैयार करने की प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, उसके कुछ चरण होते हैं जिससे हम स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। जो भी किसान साथी इसमें सक्षम होते हैं करने में, हम उनको वह रास्ता जरूर बताते हैं कि आप गोबर से तैयार खाद को कैसे आप घर पर निर्मित करें। 1 एकड़ में कम से कम 1 ट्रॉली से 2 ट्रॉली तक कंपोस्ट खाद अच्छे से यूज कर सकते हैं। गाय से रिलेटेड या गाय जो गोबर और गोमूत्र करती है, हम उससे अच्छी खाद तैयार करवाते हैं। उसमें कुछ घटक और ऐड करने होते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा ऐड करना होता है ताकि गोबर में जितने भी प्रकार का फंगस पाया जाता है, नेगेटिव फंगस होता है, ये मित्र फंगस सुडोमोनास ट्राइकोडर्मा, ये इसको खा जाते हैं और अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा गुड़ का पानी जो ग्लूकोज देता है, जो बैक्टीरिया को लगातार डेवलप करने में मदद करता है। दूसरा आपका जो है छाछ, गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमें डालना चाहिए कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए। इसके बाद हरी खरपतवार, अच्छी क्वालिटी की खरपतवार जो होती है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप लेयर बनवाते हैं या उसको बारीक करवा के हम गोबर में मिक्स करवाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सोल के कुछ उत्पाद होते हैं M+, ये हम उसमें डलवाते हैं। जीवाणु जलम उसमें डलवाते हैं। इससे अच्छी क्वालिटी की खाद आपकी 40 से 45 दिन में मस्त खाद आपकी तैयार हो जाती है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको एक अलग ही रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है खेती में। तो कंपोस्ट खाद जितनी अच्छी क्वालिटी की डलेगी, उतनी ही अच्छी तरीके के मित्र जीवाणु हमारी खेती में डेवलप होंगे, उतनी ज्यादा आपको आपकी मिट्टी में क्वालिटी सुधरती नजर आएगी, और यही आगे जाके कार्बन में कन्वर्ट होना शुरू कर। इसके अलावा ओके। इसके अलावा जैविक खाद जैसा बोला गया है, तो आप को हम बताते हैं एक बहुत अच्छा फार्मूला है जैविक खाद। घर पे आप जैसे किसान साथी जिनके खेत खाली होते हैं, अगर वह उसमें कुछ 7-8 या 10 प्रकार के बीजों को मिक्स करके, जिसमें तिल, सन, ढेंचा, बाजरा, मक्का, गेहूं, मूंग, ज्वार, इन सब बीजों को मिक्स कर लें। 10 से 15 किलो आप बीज इकट्ठे कर लें। जब आपका खेत खाली होता है, इसको खेत में आप भुरकाव कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें खेती में। इसके बाद 40 से 45 दिन की जब ये हो जाए, इसमें आप पानी चला दीजिए। अगर आपका जीवाणु जल की व्यवस्था है या बैक्टीरिया या फफूंद भक्षक तरल, इन सब की व्यवस्था है, आप इनको खेती में चलाइए। 40 से 45 दिन की जब ये हरी खाद करीब 1-1.5 फुट की जब हो जाती है, 2 फुट तक की हो जाती है, इसको आप रोटावेटर और कल्टीवेटर के माध्यम से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। तो आगे जाके ये अच्छी तरीके की खाद आपकी मिट्टी में मिक्स हो जाती है। और ये इसमें मित्र बैक्टीरिया अलग अलग, आपको गेहूं में लगने के लिए कुछ अलग मित्र बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, बाजरा में के लिए अलग मित्र बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, धान के लिए अलग बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। ऐसे सभी प्रकार के मित्र बैक्टीरिया आपके खेत में एक साथ डेवलप हो जाते हैं। और ये जितना भी कंपोस्ट खाद जो तैयार होती है, या जितनी भी ये जो जैविक खाद हम जो उगवाते हैं, जिसे हम हरी खाद भी कहते हैं, ये धीरे धीरे आपका स्टेब्लिश कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, स्थायी कार्बन आपका बन जाता है। बैक्टीरिया इसको पकड़ के मिट्टी में हमेशा के लिए स्थायी रूप से सेट कर लेते हैं। इसलिए बोला गया है जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, इसके द्वारा भी आप कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते ओके। अगला जो सवाल है वो है, फसल के अवशोष या पराली मिट्टी के कार्बन पर क्या असर डालते हैं? हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि देखा होगा, धान कट जाता है, गेहूं कट जाता है, और उसके जो हिस्से रह जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको ऊपर से काट लेते हैं भूसे के रूप में यूज करने के लिए। और धान वगैरह जो होता है, या जब ये फसलें कट जाती है, तो उसके जो अवशेष बचते हैं, बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, लालच बस आके कि हमको इसमें मेहनत ना करना पड़े, उसमें आग लगा देते हैं, उसको नरवाई को जला देते हैं, पराली को जला देते हैं। लेकिन इससे नुकसान होता है, आपकी मिट्टी का जितना भी स्थायी कार्बन होता है, वो धीरे धीरे इतनी हीट वहां हो जाती है, 1000 डिग्री तक तापमान हो जाता है उस आग में। जब आप आग लगाते हैं, तो मिट्टी का जो ऊपरी स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। मिट्टी में जो आपके मित्र जीव होते हैं वो पूरे मर जाते हैं। कितना नुकसानदायक है। आप सोचो, मित्र जीव जितना आपके लिए आपके लिए उगा रहे थे, मदद कर रहे थे,
अब आपने जैसी फसल काटी और आग लगा दी तो बेचारे मित्र जीव सारे मर गए, और इतनी हीट बन जाती है कि वहां का जो स्थायी कार्बन है वो भी उड़ जाता है, तो आपका मिट्टी का कार्बन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो हम इन जो अवशेष बचते हैं फसलों के, इसको रोटावेटर कल्टीवेटर के द्वारा हम उसको मिट्टी में मिक्स कर दें, फिर पानी चला दें, फिर हम उसमें डीकम्पोजर कैप्सूल को मल्टीप्लाई करके उन बैक्टीरिया को खेती में चला दें। ये डीकम्पोजर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये इन पराली को, इन अवशेषों को फसलों की, इसको डीकम्पोज करके उसको अच्छी कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, और आगे जाके ये कार्बन बढ़ाने में भी आपकी सहायता करती है। इसलिए खेती में आग ही आपको नहीं लगानी, आग बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। रोटावेटर कल्टीवेटर थोड़ी मेहनत जरूर हो सकती है, लेकिन आगे जाके आपको उसका फायदा ही मिलने वाला है। ओके, क्या फसल चक्र दैट इज क्रॉप रोटेशन से मिट्टी में कार्बन बढ़ता है? जी, फसल चक्र जैसा कि बताया गया है, फसल चक्र नाम क्यों है? आपको फसल चक्र के अनुरूप ही खेती करना चाहिए। सपोज कीजिए अभी जैसे रबी का सीजन आने वाला है, और किसी किसान साथी ने अगर वहां पे गेहूं उगाया था, तो कोशिश करे, अगर वो 4-5 एकड़ में खेती करता है, 3-4 एकड़ में खेती करता है, तो वो धीरे धीरे फसल चक्र लाए, एक सी क्रॉप नहीं करे, वो फसल को चेंज करता चले। अगर उसने इस बार गेहूं लगाया है, तो अगले साल वो इस रबी सीजन में वहां पे सरसों लगा सकता है, चना लगा सकता है, वेजिटेबल्स कर सकता है, जो भी रबी सीजन की फसल है वो चेंज करे। ऐसे ही जब हमारा खरीफ का सीजन या बारिश का समय आता है, और कुछ किसान साथी लगातार धान लगाते हैं, तो धान की जगह सोयाबीन लगा सकते हैं, या दूसरी केस क्रॉप कर सकते हैं। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, है ना। फसल चक्र चेंज इसलिए करना चाहिए क्योंकि लगातार एक ही प्रकार की जब फसलें होती चली जाती हैं, तो आपकी खेती से लगातार एक ही प्रकार के पोषक तत्व कम होते चले जाते हैं। जो पोषक तत्वों का बैलेंस होना चाहिए वह कम ज्यादा हो जाता है। अब आपको पता चले कि आपकी जो धान की फसल है उसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में लगता है, तो लगातार जब हर साल आप धान लगाते जाएंगे तो नाइट्रोजन आपका लगातार कम होता चला जाएगा। आप सरसों लगाएंगे तो लगातार आपकी मिट्टी में से सल्फर कम होता चला जाएगा। तो फसल चक्र जब हम चेंज करते हैं, या अलग अलग फसलें जब लगाते हैं, तो दूसरी फसलों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो उनको ग्रहण करते जाते हैं, तो मिट्टी में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की समानता बनी रहती है। एक ही प्रकार का पोषक तत्व लगातार मिट्टी से छीड़ या उनका क्षरण नहीं होता है, वह लगातार बना रहता है। तो कोशिश करें आप फसल चक्रों के अनुरूप खेती करें, क्योंकि एक ही प्रकार की फसलों से इससे कार्बन भी आपका कम हो जाएगा। तो हमको कार्बन तो बहुत जरूरी है खेती में, मिट्टी में कम से कम 1% कार्बन एक ठीक ठाक फसल करने के लिए होना जरूरी। अभी की स्थिति यह है कि खेती में 0.025, 0.35, या कोई किसान साथी बहुत अच्छी कम मात्रा में केमिकल यूज करते होंगे, या जैविक तरीके से खेती करते होंगे, या जैविक फार्मूलों द्वारा, उत्पादों द्वारा अगर खेती करते होंगे, वहां कार्बन की स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है। लेकिन जहां पे अत्यधिक मात्रा में केमिकल का यूज होता है, वहां पे आपकी कार्बन की स्थिति इतनी होने वाली जी। अगला सवाल मैम। ओके, पेड़ पौधे और ढकने वाली कवर क्रॉप्स फसलों में कार्बन संग्रह में कैसे मदद करती है? जी, पेड़ पौधे और ढकने वाली, अगर आप छायादार वृक्ष लगाते हैं, या आपकी खेती में आप प्लांटेशन वाला काम करते हैं, इसमें लगातार छाया बनी रहती है, तो इससे भी मिट्टी में लगातार धूप सीधी मिट्टी में नहीं पड़ती है, और लगातार कार्बन का क्षरण नहीं होता है। इसके अलावा हम किसानों को सलाह देते हैं कि जब वो बेड पे खेती करते हैं, या बेड पे प्लांटेशन करके रखा है, या बेड पे कोई ऐसी क्रॉप कर रहे हैं, तो उसमें मल्चिंग के लिए वो मल्चिंग पेपर का यूज करें। इसके अलावा कोई भी खरपतवार जो आपकी खेती में उगती है उसको काट कर वो वही लाइव मल्चिंग कर दे उसकी प्लांट के आसपास, या आपने कोई बेड बनाए हैं उस पर इन्हीं की लाइव मल्चिंग करते चले। धीरे धीरे ये जितनी भी लाइव मल्चिंग है, ये मिट्टी में क्या करती है, जो जल धारण की क्षमता है उसको बनाए रखती है, नमी प्रॉपर आपकी बनी रहती है, प्रॉपर आपकी मिट्टी में ह्यूमस बना रहता है। कंटिन्यू उसमें जब धूप नहीं पड़ती है तो मित्र बैक्टीरिया अंधेरे में काम करते हैं, तो वहां पर उनको जब उन्हें अंधेरा और छाया मिलती है तो वो प्रॉपर काम कर पाते हैं, है ना। और लगातार मिट्टी में से पोषक तत्व उड़ते नहीं है धूप में। जितनी मात्रा में प्लांट को पानी की आवश्यकता होती है वहां पर नमी भी बनी रहती है, तो आपका जो पानी, जहाँ पे पानी की
समस्या पाई जाती है, जहाँ पे कम मात्रा में पानी की व्यवस्था होती है, वह किसान साथी इन खरपतवार को, अवशेषों को वही काट के वहां मल्चिंग कर सकते हैं। मिट्टी में छाया बना रहेगी तो कार्बन उड़ेगा ही नहीं। अगला सवाल। जी। खादों का कम उपयोग मिट्टी का कार्बन बढ़ा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता वो कार्बन। आप अगर केमिकल वाली खेती करते हैं तो सबसे पहला नुकसान मानव स्वास्थ्य। आप लगातार केमिकल यूज करते हैं, आप लगातार स्प्रे लेते हैं, तो वह स्प्रे मिट्टी में तो जाता है, फसलों में तो जाता है, लेकिन वह सांस के द्वारा उन मजदूरों को, या आप खुद ही अगर स्प्रे करते हैं, किसान साथी जिनके पास मजदूर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है और वह खुद स्प्रे करते हैं, तो वो खुद के मानव स्वास्थ्य को भी खत्म कर रहे हैं। आप सोच लो, जब इतना जहर हम खेती में डालते हैं, हम खरपतवार को खत्म करने के लिए हम सफाया डालते हैं, 240 डालते हैं, कोरोजेन डालते हैं, या बहुत सारे केमिकल, इल्ली रेस्क्यू से कीटो कंट्रोल करने के लिए केमिकल डालते हैं, तो केमिकल सबसे पहला तो मानव स्वास्थ्य उसको नुकसान है। दूसरा, मिट्टी का स्ट्रक्चर। मिट्टी का स्ट्रक्चर डे बाय डे खराब होता चला जाएगा। लगातार जब केमिकल पड़ेगा तो वो शत्रु जीवाणु था, मित्र जीवाणु भी आपके मर जाएंगे। दूसरा, जब आप खरपतवार पे कोई भी केमिकल स्प्रे करते हैं तो फसल को कम से कम 15 से 20% का नुकसान तय है। आप ये मत सोचो कि मैं खरपतवार पे स्प्रे को मारने के लिए स्प्रे कर रहा हूँ, चारा मार को मारने के लिए। केवल चारा मार रहा जी नहीं, कहीं ना कहीं फसल के प्रोडक्शन पर भी इसका असर आएगा ही। और दूसरा, मित्र जीवाणु आपके मर जाएंगे। मित्र जीवाणु मर जाएंगे तो जो कार्बन को पकड़ने वाले बैक्टीरिया है ऑटोमेटिक वो खत्म हो गए, तो कार्बन कहाँ से बढ़ेगा? उल्टा कार्बन कमी होने वाला है मिट्टी में से। इसलिए केमिकल से होने वाली खेती में बिल्कुल कार्बन नहीं बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन कम होगा, लगातार बीमारियां नई नई आती चल जाएगी खेती में, मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होता जाएगा। ये सब समस्याएं होने वाली है। तो रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को आपको आना पड़ेगा। आप आज नहीं आएंगे, साल भर बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, लेकिन आपके पास आखिरी उपाय यही बचेगा। जो किसान साथी जितनी जल्दी इसको समझ लेगा, उतनी जल्दी, उतने कम खर्चे में वो तो जैविक खेती में आ जाएगा, और वो उत्पादन भी अच्छा ले लेगा, और आपकी लागत भी आगे जाके कम हो जाएगी। ओके। प्राकृतिक तरीकों से मिट्टी का कार्बन बढ़ाने में कितना समय लगता है? देखिए, प्राकृतिक तरीके से कार्बन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, आप अगर हरी खाद लगाते हैं, आप पहली बात तो खेतों को खाली रखें। खाली रखें मतलब जैसे क्या होता है ना, हमारे एमपी में क्या है, मध्य प्रदेश की स्थिति है, अभी धान कटेगा, धान के जस्ट कटने से ही गेहूं लग जाएगा, गेहूं के जस्ट कटने से ही मूंग लग जाएगी, मूंग के जस्ट कटने से फिर धान की बुआई हो जाएगी, या सोयाबीन हो जाएगा। अलग अलग जगह जो फसलें होती है, किसान खेत को सांस ही नहीं लेने दे रहा, उसको उसको आराम ही नहीं करने दे रहा है। अरे भाई, आज हम कहीं, हम क्या 24 घंटे काम करते हैं? हम भी तो सोते हैं ना। हमें भी तो शांति की आवश्यकता है, हमारी बॉडी को। हम लगातार काम नहीं कर सकते, लेकिन आप खेती से लगातार काम करा रहे हैं, वहां पे जो रहने वाले जीवाणु उनसे लगातार काम करा रहे हैं, उनको सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं आप, उनको आराम ही नहीं करने दे रहे हैं। कैसे काम चलेगा? कोशिश करें, आपके पास अगर 5 एकड़ खेती है तो आप एक एक 1.5 2 महीने के लिए गर्मी के समय में उसमें हरी खाद की खेती करें। एक एक एकड़ करके करें आप, कि इस साल में इस एकड़ में कर ले रहा हूँ, अगले साल में दूसरे एकड़ में करूंगा, अगले साल में तीसरे एकड़ में करूंगा। इससे मिट्टी में कार्बन भी बढ़ेगा, मिट्टी का स्ट्रक्चर भी सुधरेगा, ये सब समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। ये जरूरी है, आपको खेत को खाली छोड़ना चाहिए। आप लगातार उससे उत्पादन नहीं ले सकते, लगातार पोषक तत्व तो पूरे निकाल ले रहे हैं और केमिकल दे रहे हैं उसकी जगह। कौन सा जैविक आप उसको उपचार करा रहे हैं खेती को? कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान केवल अभी अब फसलों की बात करता है, मेरी फसल में ब्लाइट आ गया, मेरी फसल में फंगस आ गया, मेरी फसल में रस चूसक कीट आ गए, मेरी फसल में इल्ली लग गई। तो आप उसके बेस पर ही नहीं जा रहे कि लग क्यों रही है। हम उस पर काम करें ना, कि भैया ये समस्या क्यों आ रही है, हम समस्या पे जाए। नहीं तो हर साल आप इतना खर्चा करते रहे, लाखों रुपए आप लगाते रहे, आप लाखों रुपया खर्च करते चलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान इसका स्थायी उपाय करे। टोल एक ऐसा माध्यम है जो आपको स्थायी उपाय के जरिए आने वाले समय में आपके खर्चे को कम करवाएगा,
और आपके उत्पादन को बढ़ाएगा, और 1 से 2 साल के बीच में आपको हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्राकृतिक तरीकों से मिट्टी में कार्बन बढ़ाने का जो तरीका है, आप मान के चलिए अगर आपका कार्बन 0.025 है और आप पूरा जैविक तरीके से उपचार करते चलते तो 6 महीने से साल भर के अंदर आपका कार्बन 1% हो जाएगा। खेती में मिनिमम 1% कार्बन होना चाहिए, इससे ऊपर होता है तो बहुत अच्छा है। जंगल में 7% कार्बन पाया जाता है, 7%, क्योंकि वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं है, वहां कोई बैक्टीरिया को नहीं मार रहा है, वहां ऑटोमेटिक पत्ते झड़ते हैं, वहां पे डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको डीकम्पोज करते हैं, उसको खाद में कन्वर्ट करते हैं। तो लगातार वहां पे रेगुलरली प्रक्रिया चल रही है। इसलिए खेती को अगर आपको जंगल जैसी खेती बनाना है तो आपको प्राकृतिक खेती को आना पड़ेगा, जैविक खेती को आना पड़ेगा, और आप आराम से कार्बन बढ़ा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप वहां पर मित्र जीवाणु कॉलोनी डेवलप करें, केमिकल का कम से कम उपयोग करें, जैविक उत्पादों का उपयोग करें, जैविक फार्मूलों का उपयोग करें, आपका कार्बन बढ़ जाएगा। हरी खाद की खेती करें, इससे आपका 100% कार्बन बढ़ने वाला है। साल भर के अंदर आप आज रिपोर्ट करा लीजिए, साल भर के बाद अब हमारी प्रक्रिया से खेती करेंगे, हमारे द्वारा बताए गए रास्तों पर चलेंगे, और आप उसके बाद रिपोर्ट करवा लीजिएगा, आपको फर्क नजर आ जाएगा। ओके, लास्ट जो सवाल है वो है किसानों को क्या फायदा होगा अगर मिट्टी में कार्बन बढ़ता है उनके। देखिए, ये सवाल है, ये सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। कार्बन के बिना खेती असंभव है, अच्छी खेती। भाई कुछ ना कुछ तो कार्बन आपकी मिट्टी में है ही, तभी खेती हो रही है। अगर वहां पे कार्बन नहीं है तो खेती नहीं हो रही, वो बंजर मानी जाएगी जमीन, कुछ भी नहीं उगेगा उसमें, रेगिस्तान समझ लो आप, वहां कुछ नहीं उगता। तो अगर मिट्टी में कार्बन अच्छा हो जाएगा, तो कार्बन क्या है, मित्र जीवाणुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत सारे पोषक तत्वों को प्रॉपर मेंटेन करके चलता है। कार्बन एक ऐसा जरूरी घटक है जो हर पोषक तत्व को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराने में, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ाने में, जीवाणु और अणुओं के बीच में संपर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला खेती में। तो कार्बन से क्या होगा, जब आपकी मिट्टी का कार्बन अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका उत्पादन अच्छा आने वाला है। उत्पादन अच्छा आएगा, आपकी लागत कम हो जाएगी, बीमारियां ना के बराबर आएगी आपकी खेती में, तो अच्छी खेती होगी। अच्छी खेती होगी तो उसके लिए भाई सब कार्बन पे काम करें। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें कुछ तरीके हमने जैसे बताए कि आप जैविक खाद लगाएं, अच्छी खाद का उपयोग करें, हरी खाद लगाएं, मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी को लगातार डेवलप करें, है ना। इसके अलावा गहरी जुताई, लगातार जुताई ना करें खेती में, है ना, गहरी जुताई ना करें, कार्बन उड़ जाता है उससे, ठीक है ना। जब आपको लग रहा है तभी उसकी गहरी जुताई करें। उसके अलावा आप कार्बन को बढ़ाने के लिए हमने कुछ तोलने तरीके बताए हैं, कुछ उत्पादों के द्वारा, जो रेडीमेड उत्पाद है, इसके द्वारा आप अभी टेम्परेरी तरीके से अपनी मिट्टी में अगर कार्बन बिल्कुल कम है और आपको समस्याएं ज्यादा आ रही है, आप इसके द्वारा कार्बन बढ़ा सकते हैं। तो तन्मय जी शेयर करें मैं, ताकि किसान साथी को एक एक करके बता सकूं। कुछ हमने चीजें हैं कार्बन को लेकर, कैसे आप अपनी खेती में कार्बन बढ़ा सकते हैं। जितेंद्र जी, इमेजेस शेयर करो। हाँ जी, मैं शेयर करें मैम, एक एक करके मैं बताते जाता हूँ 2-2 मिनट में। आ, ये है कार्बन बायो फर्टिलाइजर बैग, है ना। ये बहुत ही अच्छी चीज है, और 1 टाइम की लागत है ये आपकी। और आप मान के चलिए अगर आप 2.5-3 एकड़ में इसको लगवाते हैं तो आपकी 6 से 7 साल की समस्या खत्म। 7 साल तक इस बैग का कुछ नहीं होता है। इस पे डेली बेसिस पे आपको गोबर, गोमूत्र और केवल हरा चारा, ये 3 चीजें लगने वाली हैं। इससे डेली बेसिस पे आपका 25 से 40% का प्योर कार्बन निकलता है। इस कार्बन को आप 500 से 700 लीटर तक प्रति एकड़ चलाएं महीने में। आप आज का कार्बन नाप लेना, और 6 महीने बाद आप आपकी फसल की रंगत देख लेना, और साल भर बाद आप आपका कार्बन चेक करवा लेना। 1% से 2% के बीच कार्बन आने वाला है आपका। आपका उत्पादन 1.5 गुना हो जाएगा। आज बता रहा हूं, अगर आप इसको ही लगवाते हैं, है ना। ये गुजरात वगैरह में, राजस्थान में बहुत सारी जगह अब लग रहा है ये, है ना, बैग।
इसकी एवरेज जो कॉस्ट है 3 एकड़ की, आप कॉस्ट 2.5 से 3 एकड़ की मान के चले, आपकी 21,000 रुपये कॉस्ट है इस बैग की। 7 साल तक इसका कुछ नहीं होता है। अगर आप इस 21,000 को 7 साल में 3 एकड़ में डिवाइड करते हैं तो आपके साल का खर्चा केवल 1,000 रुपये 1 एकड़ का। 1,000 रुपये में आपको प्योर कार्बन, नेचुरल कार्बन मिल रहा है। गोबर, गोमूत्र, हरा चारा, केवल ये चीजें लग रही है। अब आप बताइए, अगर आपके पास एक गाय, 2 गाय या भैंस भी है अगर आपके पास, तो आपको 5-6 किलो गोबर और 2 लीटर तक आपको गोमूत्र डेली बेसिस पर अगर आप इसमें डालेंगे तो आप डेली बेसिस पे 2 लीटर तक आप इसमें से कार्बन निकाल पाएंगे प्योर। इसमें 25 से 40% का कार्बन प्योर ह्यूमस। इसके अलावा गोबर गोमूत्र में आपको सल्फर, नाइट्रोजन, पोटास, ये सब पाया जाता है जो नेचुरल है। और इस बैग के अंदर इतने अच्छे कार्बन बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं होती। ये एक कम खर्चे का, कम लागत का बहुत अच्छा उत्पाद है। अगर आप ये लगाते हैं और आप इसको यूज करते हैं तो 6 महीने में आपकी खेती की रंगत चेंज हो जाएगी। आप उसको ऐसा मत सोचो 20,000 का खर्चा है या 21,000 का खर्चा है। अरे आप उसको 7 साल में 3 एकड़ में डिवाइड करेंगे तो 1,000 रुपये साल का खर्चा है। नेक्स्ट स्लाइड में अगली इमेज। फिजिकल कार्बन लिक्विड। फिजिकल कार्बन लिक्विड सोल का एक बहुत अच्छा उत्पाद है कि जहाँ पे अगर एकदम से व्यवस्था नहीं जम रही है और हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी का कार्बन कुछ समय के लिए ठीक हो जाए, तो फिजिकल कार्बन आप यूज कर सकते हैं। ये 1 एकड़ में करीब 45 दिन में इसकी जो प्रोसेस है, ये आप 1 से 2 लीटर तक आप 1 एकड़ में हर 15 दिन में आप चलाएं 200 लीटर पानी में मिला के, आपका कार्बन बढ़ जाएगा मिट्टी का। ये रेडीमेड कार्बन है, फिजिकल कार्बन, ये तैयारी किया गया है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं अगर आपकी मिट्टी में आपको कार्बन बढ़ाना है तो। ये है कार्बन रिचार्जर, ये पाउडर फॉर्म में आता है। एक इसका यूज कंपोस्ट खाद में किया जाता है। आप जब भी खेती में कंपोस्ट खाद डालते हैं तो उसमें कार्बन रिचार्जर ये पाउडर होता है, ये 250 ग्राम से 500 ग्राम मात्र 1 एकड़ को कवर कर देता है। ये कार्बन रिचार्ज, कार्बन रिचार्ज का मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में कार्बन को पकड़ के रखने वाले, ये उनको रिचार्ज करता है, उनको बूस्ट करता है। तो ये बहुत ही सस्ता और शानदार उपाय है कार्बन को, बैक्टीरिया को रिचार्ज करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। ये एवरेज आपकी जो कॉस्टिंग आएगी इसमें बैक्टीरिया को रिचार्ज करने के लिए या इनको बूस्ट करने के लिए, अप्रोक्सीमेट आपकी 400, 800 850 रुपये आएगी। मतलब 450 से लेकर 850 900 तक की आपकी कॉस्ट आएगी इसमें 1 एकड़ के लिए। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज है। फसल संबंध, फसल प्रबंधन प्रणाली, समस्या और जैविक समाधान। तो मिट्टी में कार्बन की कमी जो मिट्टी की उर्वरकता, संरचना और जल को प्रभावित करती है। आपके यहाँ मिट्टी में समस्या होती है ना कई बार कि जल पानी भरा दे रहा है या पानी रुक ही नहीं रहा है, उसमें कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ निवारक उपाय बताए गए हैं। पहला तो मैंने आपको फिजिकल कार्बन बता चुका हूँ। दूसरा कार्बन बायो फर्टिलाइजर बैग, जिसमें 25 से 40% का सैलरी निकलता है गोबर गोमूत्र से तैयार। और हरी खाद जो हम उसमें डलवाते हैं, जो हरा चारा डलवाते हैं, वो सब कार्बन है शक्तिशाली। आप ये मान के चलो कि हम खरपतवार को उगाने के लिए तो कुछ नहीं डालते, वो कैसे उग जाती है मिट्टी में। फसलों को उगाने के लिए जमाने भर की चीजें डालना पड़ता है। तो आप सोचो कि उसमें कितना परसेंट का शक्तिशाली कार्बन, वो सब कार्बन है। तो जब उनको बारीक करवा के हम बैग के अंदर डलवाते हैं और बैग के अंदर जो कार्बन को कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो उसको इमीडिएट कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही जब आप इस लिक्विड को पानी के माध्यम से खेती में चलाते हैं तो 6 महीने के अंदर आपकी खेती की रंगत अलग ही हो जाएगी। हमने उस खरपतवार का कितना शानदार यूज किया, उसको हमने कार्बन के रूप में यूज किया क्योंकि वो कार्बन ही है, सबसे बेस्ट कार्बन है। इसके अलावा कार्बन रिचार्जर मैंने आपको अभी बताया जो पाउडर फॉर्म में आता है, जो 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक आप कंपोस्ट खाद के साथ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोल का एक उत्पाद है कैप्सूल कल्चर। जी हाँ, जहां पे सबसे अच्छे बैक्टीरिया आपकी खेती में रहेंगे वही कार्बन को पकड़ के रखने वाले।
तो आपकी मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया भी होना जरूरी है कार्बन को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को पोरस या मिट्टी को नरम और मुलायम बनाने के लिए। तो उसके लिए आप कैप्सूल कल्चर किट का यूज कर सकते हैं। इससे जीवाणु जल बनाएं और 1 एकड़ में कम से कम 500 लीटर तक आप एक मंथ में जीवाणु जल चलाने की व्यवस्था जमाएं। आपकी मिट्टी का कार्बन भी बढ़ेगा, मिट्टी का स्ट्रक्चर भी सुधर जाएगा। तो ये आप कुछ प्रमुख चीजें हैं जो कार्बन को बढ़ाने को लेकर मैंने आपसे साझा करी। अब अभी तक को लेकर इसको लेकर किसी किसान साथी के मन में कोई सवाल है तो एक एक करके रखें। इसके अलावा कोई मन में कोई भी सवाल हो तो मैं पूछ सकता हूँ। सर जी, ये आपने बैग जो बताई, हेलो, हाँ जी बोले, सुनो। ये अपना एनोरोबिक बैग जो आपने बताया, जी जी। उसमें कौन कौन सा ये अपना हरा वाला चारा डाल सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी चलेगा? हाँ कोई भी चल जाएगा। कोई भी जहरीली खाद खरपतवार में नहीं डालना है, जैसे अकाव है, धतूरा है, ये चीजें नहीं डालना हमको। ओके। ठीक है ना। इसमें आप जितनी भी जैसे गाजर घास जो होती है ना, वो हाँ हाँ। शानदार होती है। आप सोचो ऑटोमेटिक कैसे उग जाती है भाई साहब। आप खुद ग- सोचिए कि हम कुछ भी नहीं डाल रहे तो भी गाजर घास उग रही है। हाँ। शक्तिशाली कार्बन है। इसके अलावा आप हाथी घास भी अगर आप थोड़ी सी एरिया में उगा के रखते हैं तो वो आपके जानवरों के चारे के काम भी आएगी, और उसको आप अगर यूज करेंगे उसमें नाइट्रोजन है भरपूर। आपका जो हाथी घास है उसमें प्योर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन बढ़ाने वो को लेकर भी ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो हाथी घास मतलब बोले तो? बड़ी बड़ी घास होती है साइज की, अच्छा अच्छा। है ना। नेपियर घास, हाथी घास, हाँ, नेपियर। जितनी भी खरपतवार आपकी लग रही है ये आप यूज करें। केवल कोई जहरीली चीज उसमें ना डाले, कहते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो सबको कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। उस वो बैग में अपने को ये बैक्टीरिया डालना पड़ता है कि ये सब ये अपना गोबर गौमूत्र और ये हरा चारा डाल के हो जाता है? नहीं नहीं, देखो बेग जो होता है आपका कार्बन बेग, हाँ बायोमेटेरियल बेग होता है, तो सबसे पहले तो 45 दिन की प्रक्रिया होती है उसमें, हाँ। है ना। उसमें अपने को क्या क्या डालना है, उसमें अपने को गुड़, छाछ, कच्चा चावल, उसके बाद अपने को गोबर, गोमूत्र और हरा चारा। उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। अब वो बेग आता है 3000 लीटर का आता है, 4000 लीटर का आता है, 6000 लीटर का आता है, अलग अलग क्यूबिक में आते हैं वो। तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर मात्रा देती है। मैं हम आपको पीडीएफ साझा कर देंगे आपके नंबर पे कि कितनी मात्रा में पहली बार में डालेगा 45 दिन में, और उसके बाद पर डे कितनी मात्रा में आप उसमें वो मटेरियल डालेंगे, कितना लिक्विड आप निकाल लेंगे। आप उसको इकट्ठा करके भी रख सकते हैं 10-15 दिन तक उस लिक्विड को, एक साथ फिर आप चलाइए। उसका 3 ml का आप स्प्रे भी कर सकते हैं फसलों को। हम्म। बहुत अच्छी चीज है भाई साहब, आप यूज कर रहे हैं। आपके गुजरात में तो ट्रेंड है वो। है, मेरे पास है। बस अब आप बताइए, बहुत शानदार चीज है। जिनके पास गाय, और आपके पास तो पक्का गिर गाय होगी। नहीं, वो मेरे पास देसी गाय है हाँ, और भैंस भी है। बहुत बढ़िया। आप गाय भैंस दोनों का गोबर यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको वही गोबर यूज करना है। हाँ हाँ। हाँ मैं गए साल में लगवाया हूँ। जी जी, नहीं नहीं, बढ़िया है। मेरे 25 फीट का है बैग मेरे पास। समझ गया मैं और एक एक ये अपना पेस्टिसाइड वाला है, वो है 15 फीट का है। अच्छा, 2 बैग लगाया है। नहीं तो अच्छा है भाई साहब। बस कोशिश करें कि हम जैविक ही करें। जितना अच्छा मिट्टी को सुधार करना चाहते हैं, हम उत्पादन चाहते हैं कि 2 गुना 4 गुना हो जाए, वो जैविक विधि में ही हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो तो है। और कोई सवाल किसी किसान साथी का तो पूछ सकते हैं। किसी भी किसान साथी को सवाल हो तो पूछ लीजिए। जितेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार प्रफुल्ल जी, बताएं सर। हाँ, मेरे पास डिकम्पोजर भी है और 1 महीना पुराना का गोबर है। जी। तो आप हमको इसका थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिए, इसका गोबर फॉर्मूला गोबर कैसा गोबर कितना है आपके पास? गोबर 1 टले आसपास होगा। चलिए मैं इसका बताता हूँ, सभी किसान साथी इसको नोट कर लें। कैसे हम कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं घर पे। सपोज कीजिए 1 ट्रॉली गोबर है आपके पास। आप 2 फुट ऊंचा और करीब 5 फुट चौड़ा, 5 से 7 फुट 8 फुट जितना हो जाए, पक्के फर्श पर, है ना, पक्का होना चाहिए फर्श जिसपे आप ये कंपोस्ट का तैयार करेंगे। या फिर आपको नीचे कोई भी पॉलिथीन या जो
आप मान के चलिए प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक नीचे बिछा होना चाहिए कि कोई भी चीज हम डालेंगे तो जमीन में ना चले जाए उसका पूरा अपनी खाद का। उसको बिछाना है, इस पे 2 फुट ऊंचा बेड बनाए उस खाद का, उसको प्रॉपर शेप में कर ले, और उसमें सबसे पहले आप बांस से उसमें गड्ढे कर ले, कुछ गड्ढे, और फिर उसमें आप पानी चलाएं कम से कम 2 से 3 बार, हल्की पानी की सिंचाई करें। इसमें क्या होगा, जितनी भी उसमें जलन युक्त गैस होती है ना, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है डायरेक्ट, मीथेन गैस जैसे, इसको ये वो ठंडी कर देती है, गैस को खत्म कर देती है। इसके बाद आप क्या करें, करीब 50-100 लीटर पानी ले लें, उसमें आप गुड़ का पानी घोल लें, गुड़ घोल लें आप 1 किलो तक, ठीक है। उसमें आप छाछ डाल लें कम से कम 5-10 लीटर, ये आप मिक्स करके 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। ये आपके बैक्टीरिया ग्लूकोज तैयार हो जाता है। और सबसे पहले आपको इसमें मिलाना है, कंपोस्ट खाद को अच्छी बनाने के लिए उसमें सबसे पहले आपको ट्राइकोडर्मा डालना है पाउडर। आप इसको कम से कम 1 किलो तक आप ट्राइकोडर्मा डालें, फफूंद भक्षक पाउडर, सोल के पास भी अवेलेबल है, करीब अप्रोक्सीमेट वो 550-600 रुपए का आएगा एक ट्रॉली बैग के लिए। आप उसको अच्छे से उस खाद में मिक्स कर दीजिए। जितने भी प्रकार के नेगेटिव फंगस उसमें आपके पनप रहे होंगे वे खत्म हो जाएंगे, और मित्र फंगस की कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा आप इसमें अपनी पीपल या बरगद के नीचे की मट्टी ले लीजिए 50-100 किलो तक, बहुत शक्तिशाली होती है, उसमें बहुत मित्र बैक्टीरिया होते हैं काम के। आप उसको अच्छे से उसमें भुरकाव करके मिला लीजिए। इसके अलावा जो गुड़ और छाछ हमने तैयार किया है वो पानी का आप स्प्रे करें। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की हरी खरपतवार है, बिना बीज वाली, बीज ना हो उसमें, है ना, तो उसको काट के बारीक करके आप इसमें आप एक लेयर बीच में बना सकते हैं कि 1 फुट की मैंने पहले ये तैयार कर दिए, 1 फुट की लेयर के बाद मैंने उसमें हरी खाद बिछा दिए या हरी खरपतवार बिछा दिए बारीक करके, उसके ऊपर फिर आप 1 फुट का गोबर बना दीजिए। अब आप इसके बाद इसमें जीवाणु जल चला दीजिए, और 45 दिन के लिए इसको आप ढक के रख दीजिए। आप खुद उस खाद की क्वालिटी देखेंगे, एकदम चाय पत्ती से महक आएगी उसमें, इतनी शानदार खाद तैयार हो जाएगी आपकी। आप इसको 1 ट्रॉली से 2 ट्रॉली तक आप 1 एकड़ में इसको मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अगर आप 3-4 एकड़ 5 एकड़ में खेती करते हैं, आप 1 एकड़ में ये वाली खाद मिलाना जिसको हमने तरीका बताया है, और बाकी आप अपनी जैसी खाद नॉर्मल आप गूड़ा बना के या इकट्ठा करके या धूप में पटक देते हैं फिर डालते हैं, आप दोनों खाद का फर्क देख लेना भाई सब क्वालिटी का। इसमें डिकम्पोजर डालने का जरूरत नहीं है? नहीं, डीकम्पोजर आप डाल सकते हैं ना, डीकम्पोजर बैक्टीरिया भी डालें, कोई समस्या नहीं। वो हर चीज को जो खरपतवार वगैरह रहेगी उसको डीकम्पोज करें। जो हम जीवाणु जल डलवाते हैं ना, जीवाणु जल में हाँ। ऑलरेडी डीकम्पोजर बैक्टीरिया होता है, उसमें 118 ओके। प्रकार के मित्र बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बोरान, कैल्शियम, जिंक, ये भी अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं उस खाद में, हम्म। और अवेलेबल फॉर्म में कर देते हैं उस खाद को। अभी क्या होता है, अभी हम खाद पटकते तो प्लांट उसके पोषक तत्व को डायरेक्ट खा ही नहीं पाता है, उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो हम उसमें जब पहले ही ये सभी मित्र जीवाणु डाल देते तो उस खाद को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हमारी जो गोवर्धन खनिज खाद है वो हम्म। ऐसी तैयार की जाती है, लेकिन उसमें और भी मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, है ना। उसमें हम रॉक फॉस्फेट, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड, ये सब मिक्स करवाते हैं, सुरपाल, तब वो खाद इतनी क्वालिटी का बनता है। उसमें हमारी 15 किलो गोबर खाद होती है, और 12 किलो हम उसमें मिनरल सेट कराते हैं 25 किलो की, 13 किलो गोबर की गाय खोर खाद होती है, और 12 किलो तक हम उसमें मिनरल सेट कराते हैं 25 केजी की एक बैग में। तभी तो उसको 1 एकड़ में आपको 1 कुंटल ही लगती है, क्यों 2 ट्रॉली नहीं लगती वो, क्योंकि वो उस लेवल की बनाई जाती है तैयार कर। हम गोवर्धन खनिज खाद का 2 किलो का हम स्प्रे करवाते हैं 1 एकड़ में, तो सोचो कितनी शक्तिशाली है वो खाद। सारे मिनरल्स है उसमें, आयरन, कैल्शियम, जिंक, सब कुछ कंप्लीट हमने उसमें ऐड करा है मिनरल्स के लिए। सर जी, मेरा ये अपना भस्म रसायन गए साल मैंने बनाया था, ठीक है, तो वो पैक करके वो पड़ा है, तो वो चलेगा कि बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। अच्छा, वो लेकिन भस्म रसायन को डायरेक्ट कभी भी मिट्टी में न डालें, कोशिश करें उसको फर्मेंट करके डालें। मिट्टी का पीएच आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का पीएच ज्यादा रहेगा और भस्म रसायन में नमक होता है, तो ऐसा हो सकता है हाँ। कि पीएच को वो और बढ़ा दे, है ना। अगर मिट्टी का पीएच कम है तो आप उसको 1 से 2 किलो तक 1 एकड़ में डाल सकते हैं। अगर मिट्टी का पीएच हाई है तो फिर हम उसको स्प्रे में यूज कराते हैं, अड़ू जल के माध्यम से। कितना कितना चलाने का है उसको देखो, स्प्रे के स्प्रे में? माध्यम से अड़ू जल का फार्मूला होता है, उसमें 100 लीटर आप पानी लीजिए, उसमें आप 200 ग्राम सुरपाल डालें,
100 ग्राम आप 200 ग्राम तक आप उसमें भस्म रसायन डालें। इसके अलावा उसमें पका हुआ केला जीवाणु, अगर आपका जीव रसायन नहीं है तो 1 किलो पका हुआ केला मैश करके डाल दीजिए उसमें। छाछ डाल दीजिए 3 लीटर तक। इसके अलावा गुड़ डाल दीजिए 1 किलो तक। और जीवाणु अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप पीपल या बरगद के नीचे की 1 या 2 किलो मट्टी आप उसमें घोल के डाल दीजिए। 4 दिन में ये आपका अड़ुजल तैयार होता है। उसको आप छान लीजिए बढ़िया। छानने के बाद इसमें 100 लीटर पानी और ऐड कर लीजिए। ये 200 लीटर का फार्मूला बन गया। अब आप इसको बढ़िया स्प्रे कर सकते हैं फसलों में। हर 15 दिन में आप इसका स्प्रे करें। स्प्रे में कितना डालने का रहेगा? ये तो प्योर 15 लीटर की 200 लीटर तैयार प्योर? करेंगे आप इसको अच्छा, प्योर हाँ, स्प्रे करें। प्योर ही डालने। जी जी। ओके। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य किसान साथी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार दानाराम जी, बताएं सर। मैं सर जालोर राजस्थान से हूँ। जी भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। पहली बार आपकी मीटिंग से जुड़ा हूँ, बड़ी खुशी हुई। जी जी। अ, मेरे अनार लगा रखे हैं, 1500 पौधे हैं। जी। लगभग 10 एकड़ में। अच्छा, 2 कितने हेक्टेयर में। कितने 2 एकड़ में हेक्टेयर भाई में। साहब? 2 हेक्टेयर में अच्छा, 2 हेक्टेयर में है। और कितने पेड़ है? 1500 पौधे लगभग है। और कितने साल के हैं ये? अभी तीसरा साल है, पहली बार मैंने प्योर ऑर्गेनिक ही किया है। ओके, तो बहुत उसका बढ़िया। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मैंने वो प्राप्त किया, वो फ्री में 1-2 बार चेक करने के अच्छा, लिए वो आई थी। 3 साल हो गए होंगे अब आपको, तो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो गया होगा। जी जी जी। जी, बहुत बढ़िया बहुत अ, बढ़िया। तो आपसे मैं जुड़ के बड़ी खुशी हुई मुझे। जी भाई साहब। आपने अच्छी जानकारी दी। और मैं ये आपसे चाहता हूँ कि मैं जीवामृत त्याग करता हूँ, और ठीक है। वो 15-20 दिन में डालता हूँ। ठीक है। जीवामृत को कितने दिन तक ज्यादा रखने से अच्छा उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है? नहीं, देखिए, आप 10-15 दिन रखें उसको जीवामृत को, और आप ज्यादा लंबा समय तक नहीं रखें, क्योंकि अच्छा, अधिकतम उसमें 10-15 दिन। हाँ, 10-15 दिन तक रखते जाए, बनाते जाए और चलते जाए। क्योंकि देखो क्या समस्या होती है कि बैक्टीरिया को जमीन में तो भोजन मिल जाएगा किसी रूप में, टंकी के अंदर जी। भोजन नहीं मिल पाएगा। अच्छा अच्छा। फिर वो उनकी कॉलोनी डे बाई डे बढ़ती चली जाएगी, तो वो एक दूसरे को खाने लगेंगे, तो खराब होने लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, बैक्टीरिया अधिकतम डेवलप 10, करेंगे। नहीं वैसे मैं 10-12 दिन रखता हूँ। हाँ ठीक है, बस काफी है भाई साहब, काफी है, इससे तो जरूरत और नहीं। साथ में केले के छिलके और वो डाल के, या सब्जियों के जो टेस्ट, बचे हुए हाँ, से सब्जियों के है, जो छिलके वगैरह होते हैं। जी जी। तो वो, हाँ, उसको काट के उसमें डालता हूँ। हाँ हाँ। और वो भी उसके साथ में रखता हूँ, फिर उसके नहीं, अच्छा है, छान के अच्छा है। लेकर के उस पौधे पौधे नहीं, बढ़िया 200 है, बढ़िया। लीटर का वो ड्रम है। जी 200 लीटर का ड्रम है। जी। और अब तक वही डाल रहा हूँ, और अच्छे हुए हैं मेरे पौधे वैसे। नहीं, चलो अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। कहाँ पे भाई साहब आपकी दाना जी है? अ, ज- जालोर राजस्थान में ही है। जालोर से 10 किलोमीटर के पास में ही। ओके। सर, अगले महीने आप किसानों कहाँ से बोल के, रहे हैं सर? मैं तो भोपाल से बात कर रहा हूँ। अगले महीने राजस्थान में शिविर भी होने वाला है, जालोर में। टोल के द्वारा शिविर अरे रखा क्या गया है बात है 1 सर, दिवस। मुझे इनवाइट कीजिए। अरे बिल्कुल, आपको आना है। हाँ, लिंक वगैरह भेजी अच्छा अच्छा जाएगी। अच्छा। आपका मोबाइल नंबर बोलिए ना नारायण जी। नहीं, हेलो। 8290 8290। 8290 हाँ 677 हाँ। 010। ठीक है भाई साहब। 8290 67 70 10। जी जी, बिल्कुल नोट कर लिया है। आपको अभी बस लिंक वैसे तैयार दो हो तीन गई बार है। यहाँ सेमिनार हुए। जी इधर सेमिनार हुआ तो उसमें मुझे ही बुलवाया था, वहाँ मुझे स्पीच भी रखा था उन्होंने कि आप कैसे नहीं तैयार नहीं, करते हैं। आप बिल्कुल फारूक आए, जी करके बिल्कुल। यहाँ वैज्ञानिक है केसौना यूनिवर्सिटी में। जी 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 जी। नहीं नहीं, जी जी। आप आइए। मेरा मेरा तो आपसे जुड़ के बड़ी खुशी हुई। मैं ऑर्गेनिक करना नहीं नहीं, बढ़िया और है। आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। और अरे भविष्य में अरे आगे भाई साहब, आप हमारे ऐसे बड़े हैं। कोई ट्रेनिंग वगैरह हो तो मुझे बुलाइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। अभी ये बस ये अगले महीने ही ट्रेनिंग है, मैं कहते 10 तारीख को रहेगी उसके। अब मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, है ना। डिटेल जी जी आपको शेयर करवा दूंगा। आपका जी जी नंबर मैंने जी नोट कर जी लिया है। जी जी जी। जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ये आप कार्बन, सर आप कार्बन के बारे में बात करें तो क्या है, कोयला वगैरह ये डालते हैं, उससे भी उसमें भी कार्बन होता है ना, कोयले में वगैरह? कोयला बायोचार, बायोचार में होता है कार्बन।
जी, हाँ, बायोचार में कार्बन होता है। तो आप क्या उसको उसको भी मुरैदा डाला जा सकता है क्या फसल में? हाँ बिल्कुल, बायोचार आप डाल सकते हैं, जी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। जी अच्छा अच्छा, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। किसी भी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो तो वह पूछ लीजिए माइक को अनम्यूट करके। किसी भी किसान साथी का कोई भी फसल को लेकर, अभी कोई आने वाली फसलों को लेकर कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी चाह रहे हैं, पूछ सकते हैं। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। किसान संवाद का क्योंकि फिर समय समाप्त होने वाला है वैसे भी, लेकिन अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपको आए, कोई जैविक फार्मूला पूछना हो, कोई उत्पाद को लेकर सोल कर जानकारी चाहिए हो, कैसे यूज करना है, तो मैं नंबर छोड़ दे रहा हूँ, मैं बोल भी दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9300733004। जितेंद्र सिंह मेरा नाम है। कोई भी समस्या रहे आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। किसी किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। जी, अगर किसी और का सवाल रह गया है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आज के लिए सेशन क्लोज कर देंगे। सर मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक बार मेरे यहाँ विजिट करें आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं देखिए, मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि दीपक जी हैं, मेरे मित्र हैं, मतलब हम साथ में काम करते हैं। बाकी जालोर में 100% ट्रेनिंग होने वाली है, जी जी और मैं आपका नंबर उनको डिटेल में शेयर कर दूंगा। जी मैं जी आएंगे आपके पास। जी जी। जी जी। थैंक यू, एक साथ बार आपके नंबर भी शेयर कर दीजिए इसमें। जी, मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको मेरा जी नंबर जी ले लिया, थैंक मैं यू। आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आपने नोट कर लिया है 8290677010। जी मैं नंबर दे रहा हूँ, वैसे नंबर आप नोट कर लीजिए 93। जी जी। अभी तो ऑनलाइन में ऐसे मैच चलते हुए 93, एक मिनट चलिए, सर। मैं आपको 94। व्हाट्सएप करता हूँ ना, मेरे पास आपका नंबर आ गया है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर। है ना बशीर? जी जी, ओके। हाँ ओके ओके। तन्मय जी, आई थिंक किसी का सवाल नहीं है अब, तो क्या किसान संवाद हम समाप्त करें? जी, और किसी का कोई सवाल? जी, कोई सवाल है क्या? सर जी नमस्ते। हाँ जी। सर मुझे ना वो 3 मंथ वाला क्या बोलते हैं ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए था। 3 मंथ? जी, मैं सोल के वेबसाइट में देखा था सर। अच्छा, आप एज ए फार्म मैनेजर की ट्रेनिंग के लिए पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, जानकारी शेयर कर दी जाएगी। चंद्रशेखर जी, आपका नंबर बोल दीजिए। जी, मेरा नंबर शायद आपके पास है सर, आपसे बात भी हुआ था। चलिए चलिए, मैं देख लेता हूँ। मेरा नंबर पे आप एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, मैं शेयर करवाता हूँ, है ना, पर्टिकुलर जी जी कौन देख रहा है उसको। ठीक जी। जी। तन्मय मैम, लगता है किसी का सवाल नहीं है अब, तो क्या आज का किसान संवाद हम समाप्त करें? तन्मय मैम? ठीक है, अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। थैंक यू जी, जितेंद्र जी, सभी आपका किसान सारे। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आइएगा। रोज सोमवार से शुक्रवार के बीच में किसान संवाद होता है, और अलग अलग विषयों पर, तो कैसे हम जैविक खेती कर सकते हैं उसको लेकर चर्चाएं होती है। आप अपनी फसलों से रिलेटेड सवाल रखें, आपको जो समस्याएं आ रही है, कैसे हम केमिकल से जैविक में आ सकते हैं, उन सबको लेकर हम आपसे डिस्कस करें। थैंक यू जितेंद्र जी, अपने सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, एंड आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।